अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जान। सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईरान अमेरिका के बीच जो मुमकिन डील थी अब वो नहीं होती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कि अमेरिकी सदर पुरुम्मीद हैं कि अभी भी मैं बातचीत कर रहा हूँ। वजह यह बनी है कि पिछले 24 से 48 घंटों की जो पेशरफ्त है उसमें अमेरिका ने रात गए ईरान पर वसी पैमानों पर हमले किए। जवाब में आज जुमेरात की सुबह से लेकर अब तक ईरान दावा कर रहा है कि उन्होंने 18 मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्राइक किया है, जिसमें चंद एक एयरबेसेस का वो नाम लेते हैं। अल सालिम कुवैत की, अहमद अल जाबिर कुवैत की और शेख ईसा एयरबेस बहरीन की, इसके अलावा अल अजरक एयरबेस उर्दन की। ईरान ने यह कहा था कि अब अगर हमला किया गया तो हम नए अमरीकी अहदाफ जो हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। तो अनलाइक कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने बहरीन, कुवैत और फिर उर्दन की अहम जो अमरीकी एयरबेसेस थी उनको टारगेट किया है। उसकी तफसील इरना नामी जो सरकारी मीडिया आउटलेट है वो जारी कर रहा है, जहां पे अमेरिका के F-35 और F-15, F-16 वॉर प्लेन्स मौजूद थे। वहां इन्होंने जदीद तरीन दिफाई निज़ाम के बावजूद इनका दावा है कि कामयाबी से स्ट्राइक किया। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट की है जिसमें वो कहते हैं कि हम आज रात दोबारा ईरान पर हमला करेंगे और ये बहुत ख़तरनाक और बड़ा हमला होगा। और उनकी ख्वाहिश है कि वो जो ईरान का अहम तरीन जजीरा है उनकी तेल एक्सपोर्ट के लिए खर्ग, जहां पहले भी कार्रवाई, उसको कब्जे में लेना है। ये भी बात वो कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे हमारा कब्जा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अब जीरो वेसल, कोई वहां से नहीं गुजर सकता, हमने मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। तो सूरत हाल कशीदा है। फॉक्स पे अमरीकी सदर ने यह भी साथ कहा कि यूएस इज इन टॉक्स विद ईरान, लेकिन ईरानी जिम्मेदार जो हैं सरकारी मीडिया के मुताबिक वो डिनाई कर रहे हैं बराह रास्त किसी भी राब्ते को। हत्ता कि ये तक कहा गया कि अब अमरीकी हमलों के बाद जंगबंदी बेमानी हो चुकी है। इक़्तिसादी सर्वे आज पेश हुआ, मुल्क में बजट आने वाला है, इस पर बात होगी। खैर कश्मीर की जो सूरत हाल है, अनरेस्ट है, उसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़, लेकिन इस बीच में इंडिया जिस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है वो ज़ेरे बहस रहेगा, क्योंकि आज भारतीय वज़ीर हैं आबी वसाइल के CR पाटिल, उन्होंने कहा है कि एक कतरा पानी भी पाकिस्तान तक ना पहुँचे, इसके ऊपर हमारी प्लानिंग हो रही है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए सबसे पहले मैंने ज़हमत दी है सीनियर सियासतदान जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब को। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। सर, ये एक तरफ कहना कि जी यूएस इज़ इन टॉक्स विद ईरान, दूसरी जानिब ये कहना कि आज रात वेरी हार्ड, बहुत ख़तरनाक हमला करूँगा मैं ईरान के ऊपर, और हम खर्ग आइलैंड और दीगर जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर कब्ज़ा करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये पीस डील तो सर मुझे लगता है कि फारिग हो गई। पीस डील तो अभी भी मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी एक कोशिश में तो कामयाबी हुई कि ये जो अमेरिका ईरान जंग थी ये ईरान अरब जंग में नहीं बदली जी। लेकिन चैलेंज दूसरी तरफ से आया कि अब ये अमेरिका ईरान जंग जो है इसके अंदर इसराइल लबनान जो है वो गुडमुट हो गया है। और ईरान ने जो हमले हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इसराइल लबनान के ऊपर जो पिछले चंद हफ्तों से बहुत सख्त बमबारी भी कर रहा है, फौज कशी भी कर रहा है, उसको रोकते। तो लिहाजा दोनों अतराफ जो थी अमेरिका और ईरान, दोनों के पास मौका था और पाकिस्तान ने एक से ज्यादा दफा ये मौका पैदा किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, कि ये इशू जो है वो किसी हल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कोशिश ये थी कि सबसे पहले जो मुआशी मामला थे, यानी आबना होर्मुज मुकाबला ईरान पर पाबंदियां, उसको कोई पेशरफ्त किया जाए। लेकिन वक्त के साथ जो प्रोसेस हुआ है उसमें अमेरिका ने भी बाज़ दफा जब ईरान ने एक हाथ बढ़ाया तो अमेरिका ने उसे झटक दिया, अब अमेरिका हाथ बढ़ा रहा है तो ईरान उसे झटक रहा है। तो ये कोशिश जारी है और मुज़ाकरात चाहे ना सही, लेकिन आपस में जो डायलॉग है पाकिस्तान के जरिए वो भी जारी है। लेकिन इस वक्त तो चूंकि दोबारा से एक फौज कशी की और जंग की सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन मैं फिर भी इस मामले में पूरी उम्मीद हूं कि ये ज्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने देख लिया है दोनों तरफ से जो फौज कशी हुई है उससे कोई जो कहते हैं इजाफी फायदा, जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं, वो दोनों साइडों को कोई नहीं हुआ। कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट उनको रेज नहीं हुआ। सिर्फ जो है वो यही है कि पुरानी सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी कोशिश जारी रखेगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर जो है
पाकिस्तानी क़यादत की, आज़म शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी, है उससे हमें बल्कि ये नहीं पाकिस्तान की तारीफ ना सिर्फ अमेरिका करे, बल्कि कल रात तक मैं जो देख रहा था सूरत हाल, उसमें कतर ने बड़ी कोशिश की कि वो इन दोनों को बराह रास्त बिठा सके, लेकिन ईरान ने इनकार किया। और जब मैंने तेहरान में कुछ लोगों से बात की तो उनका ये मानना था कि ईरान ने इसलिए इनकार किया कि ईरान किसी और की सालिसी कबूल करने को तैयार ही नहीं सिवाय पाकिस्तान की। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम, ऑब्वियसली एग्री विद यू। ये जी खुर्रम साहब, मैं ये साथ सवाल भी ले लें। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रंप साहब अब कह रहे हैं कि खर्ग आइलैंड पे मैंने कब्जा करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्जा करना है, आपने हुर्मुज़ को बंद करना है, बिलफर्ज अगर ये सब कुछ हो जाता है तो सूरत हाल क्या होगी? क्या अमेरिका वाकई यहाँ पे किसी जजीरे पर कब्जा कर सकता है? करने के बाद की सूरत हाल, मंजरनामा क्या होगा? जी, मैं शायद इस मामले में कुछ ज्यादा कहते हैं कि खुश अंदेश हूं। मेरे ख्याल में ये नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो मुस्तकिल ऑक्यूपेशन जो है किसी भी जगह की वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट नहीं है। ये भी आपके नाज़रीन से मैंने अर्ज किया पहले कि अमेरिका अब मशरिक़ वस्ता से तेल नहीं खरीदता उसको, बल्कि वो खुद अब इस सारी जंग का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है कि उसकी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, उसकी गैस एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। अगरचे अमेरिकी अवाम उसकी सजा भुगत रहे हैं, यानी जो कीमतें बढ़ी हैं तेल की भी और गैस की भी। लेकिन ये है कि यहाँ ऑक्यूपाई करने से फिर मैं कहूंगा कि कोई बेनिफिट हासिल नहीं है। अमेरिका एक कहते हैं गुस्से में या तैश ज़दा देव है जो गुस्से में आकर ईरान के ऊपर बार बार इस किस्म के धमकियां भी दे रहा है, हमले भी कर रहा है। देखिए, ये बात वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका अपनी तमाम तर अस्करी ताकत, जो कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा है ताकत इन नंबर्स, उसको जो प्रोजेक्ट करने की उसके पास सलाहियत है, लेकिन उसके बावजूद वो ईरान को जेर नहीं कर सका। और वो ईरान जो है उसने ये बात साबित की है कि वो नुकसान बर्दाश्त करके भी ना ही वो हुकूमत टूटी है, ना ही वो कौम टूटी है। वो अपनी जगह पर खड़े हैं और तमाम जो मंतक है वो तो अमन की तरफ है। लेकिन हमने इसका भी जिक्र कर चुके हैं पहले आपके प्रोग्राम में कि इसमें सारा जो इशू है वो इसराइल का है, जो ये समझता है कि किसी भी किस्म का अमन जो मशरिक़ वस्ता में आता है उससे ईरान को ताकत मिलेगी, जो अरब ममालिक हैं वो ज्यादा ताकतवर होंगे, पाकिस्तान को ताकत मिलेगी, और ईरान के बाद पाकिस्तान जो है वो इसराइल का वाज़ेह हदफ भी है, इसका ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू एक से ज्यादा दफा कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। खुर्रम साहब, ये जो ट्रंप साहब का जुमला है जिसमें वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो खर्ग आइलैंड और दीगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, much like we have with Venezuela, which is working out brilliantly for both Venezuela and the United States of America. अमरीकी सदर ये वेनेजुएला का ईरान के साथ मवाजना कर रहे हैं, ये कितना गैर हकीकत पसंदाना मवाजना है? जी, बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना है। वेनेजुएला जिसे कहते हैं हम रवायती तौर पे, इट्स इन द अमेरिकन बैकयार्ड। अमेरिका से उनकी जो अमरीकी साहिल है उससे बिल्कुल करीब है, उससे वहाँ जो उनकी खास तौर पे आपको मालूम है जो सेंट्रल कमांड है जो पाकिस्तान तक के इलाके को देखती है वो फ्लोरिडा बेस्ड है, तो उसके बिल्कुल करीब है वो वेनेजुएला। अमेरिका के पास अपने हथियार, अपनी सप्लाई लाइंस, सब कुछ वहां तक पहुंचाना आसान है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां मज़ाहमत कोई नहीं है और नुकसान कोई नहीं हो रहा अमेरिका का। यहाँ तो वाज़ेह तौर पे अमेरिकी जो खुद भी अमेरिकी मईशत का नुकसान हो रहा है, अमेरिका के तमाम जो हवारी हैं मशरिक में भी और यूरोप में भी उनका नुकसान हो रहा है, अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है। लेकिन यहाँ अब एज यूजुअल ये भी देखा है कि लीडरों की पनाह जो है उनके आगे आ जाती है। लेकिन हालिया हफ्तों में मेरे ख्याल में इसराइल ने जो जिस किस्म का एक्शन लबनान में किया है उसने ईरानी लीडरों को इस बात पर पुश किया है कि वो सिर्फ अमेरिका से जो है वो कोई मामला ना करें, कि जब तक उसमें इसराइल को शामिल करके वो गारंटी नहीं दी जाती। वो ये समझते हैं ईरान के लीडरान कि उनके जो वाज़ेह मफादात हैं लबनान में और हिजबुल्लाह के जरिए उसको नुकसान पहुंचेगा। मेरे तो ख्याल में शायद उनकी ये एक ज्यादा सख्ती है इस मौकफ में, उन्हें डील करके आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन इसराइल की जो एक यूनिक पोजीशन है मशरिक़ वस्ता में, अमेरिका के
क्या कहना चाहिए, एजेंट होने के हवाले से या अमेरिका की आउटपोस्ट होने के हवाले से, उसका वो अभी तक फायदा उठा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का ना सिर्फ जंगी मकसद बल्कि सियासी मकसद भी इस जंग से हल हो रहा है, जिससे वो पीछे नहीं हटेंगे। जब तक वो जंग कर रहे हैं, उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस के बादल मंडरा रहे हैं और आइंदा चंद महीनों में इलेक्शन भी है, वो उससे बचना चाहते हैं। आज खुर्रम साहब, ये मैं देख रहा हूँ इंडियन वजीर हैं बराए आबी वसाइल CR पाटिल, ये कह रहे हैं जी, यकीनी बना रहे हैं कि पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान ना पहुँचे, और इसकी नरेंद्र मोदी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह वो ज़ाती तौर पर इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। हमारी अपने मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये CR पाटिल ने CR पाटिल ने ये बात 1 साल पहले भी की थी, जब हिंदुस्तान ने नया जो सिंध तास मुआहिदा था उसको इन एबियंस डाला था। उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी, और उस वक्त भी पाकिस्तान का, अगर आपको रद्द अमल याद हो, वो नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जो सबसे आला तरीन फोरम है पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इश्यूज फैसले करने का, उसने ये कहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से पानी को रोकने की या डाइवर्ट करने की कोई भी कोशिश इक़दाम जंग तस्वुर होगी। तो इससे जो CR पाटिल का जुमला है, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान अभी भी जंग का जो ढोल है वो बजा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो सख्ती से उसका जो है वो सद्देबाब भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को हालिया दिनों में बहुत सपोर्ट हासिल हुई है बैनुल-अक़वामी फोरम्स में भी, क्योंकि अब जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसकी तरफ से अब 3 फैसले आ चुके हैं। 2 पिछले साल आए थे और एक अभी मई के महीने में आया, जिसने बार बार इसका यादा किया है कि हिंदुस्तान सिंध तास मुआहिदे को यक तरफा तौर पर इन एबेंस नहीं डाल सकता, पाकिस्तान हक पर है। और उसने ये भी कहा कि अगर चाहे हिंदुस्तान ने इन तमाम प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया हुआ है, उन्होंने कहा जी आप बायकॉट कर भी लें, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो खत्म नहीं होती, तो हिंदुस्तान को बहुत नुकसान भी पहुंच रहा है। और अभी 3 दिन पहले एक फ्रांस का जो सबसे मौकर अखबार है Le Monde, उसने उस पर बड़ा एक तफसीली मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के हक में लिख रहे हैं, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसने इख्तियार किया है कि हिंदुस्तान ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, वो एक बॉम्ब है। और आई थिंक जो अहम बात उस मजमून में लिखी गई वो ये थी कि हिंदुस्तान के पास जो एबिलिटी है, जिसकी तरफ पाटिल साहब भी इशारा कर रहे हैं, कि सिर्फ ये नहीं है कि वो पानी रोक लेंगे, बाज़ दफा उन्होंने अभी पिछले साल जो सैलाब आया था, ज्यादा पानी छोड़कर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो एक डबल बॉम्ब है कि आप पानी रोकते भी हैं, और जब अगर जरूरत उनको हो तो ज्यादा पानी छोड़कर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब आपके। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़रा आज चूँकि कौमी इक़्तिसादी सर्वे भी पेश किया गया, बजट भी आ रहा है, और यही सूरत हाल जो ईरान अमेरिका जंग अगर जारी रहती है तो बजट के बावजूद क्या मसाइल हो सकते हैं अवामुन्नास को, पब्लिक एट लार्ज को। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर जनाब जाहिद महमूद साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रखा है अहमद अल अरबी साहब ने। आलमी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। जाहिद साहब ने काफ़ी प्रोग्राम्स में ये पेशन गोई कर रखी थी कि ये दोबारा से जंग हो सकती है, और वैसा ही हुआ, बिलखुसूस पिछले 24 से 48 घंटों की जो सूरत हाल है। अब तो ट्रंप ये कह रहा है कि हम आज रात दोबारा हमला करेंगे। यही नहीं बल्कि ख्वाहिश है उनकी कि जो ईरान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल जजीरा खर्ग है उस पर कब्जा करना, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड की कहानी वो बयान कर रहे हैं। वेनेजुएला के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करें। अभी जब हम आपसे मुखातिब हैं तो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर फॉक्स न्यूज़ और बराक रेवड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि पीट हेग्ज़ेट क्या कह रहा है और ट्रंप क्या कह रहे हैं। ईरान ने अलबत्ता जवाब दिया, वो कहते हैं कि इन हमलों के बाद जंग बंदी बेमानी हो चुकी है। एक बात ईरान ने वाज़ेह की थी कि अब अगर हम पे हमला हुआ तो नए अहदाफ उनको निशाना बनाएंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। फॉर इंस्टेंस कुवैत हो, बहरीन हो, या बिलखुसूस उर्दन, वहाँ पे ईरान ने अमरीकी बेसिस को टारगेट किया है। तो ये जो ताज़ा अपडेट है सूरत हाल, इसके बाद क्या ये समझा जाए कि मुज़ाकरात का अमल तातुब का शिकार है, क्योंकि ईरान के यहाँ से सिग्नल्स बहुत ही और तरह के हैं। गो के अमरीकी सदर इन हमलों के बावजूद कहता है कि US इज़ इन टॉक्स विद ईरान। जनरल साहब, ये आपको क्यों लगता था कि दोबारा से एक राउंड होगा जंग का, और अब ये जो राउंड है ये क्या महज एक मुख्तसर राउंड है या दोबारा जंग फैलेगी वसी पैमाने पर? थैंक यू वेरी मच जामी साहब फॉर हैविंग मी, और अहमद को भी मेरा बहुत सलाम।
देखिए, मैं इसलिए ये समझता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो थ्रू आउट मिलिट्री, जो पहली एप्लीकेशन उन्होंने की जिसने उनको चेकमेट नहीं दिया, एक तो वो ही वाज पुश्ड इनटू दिस वॉर। जब आप आ जाते हैं एक हेजमोनिक स्टेट कह लें या एक जो यूनिलैटरल पावर है, वो जब आती है तो वो उसकी मिलिट्री जो उसकी होती है वो उसका मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी होता है। उसी से वो कोरिजन भी करता है, उसी से वो इंटरफेयर भी करता है, उसी से वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो गो के क्लेम तो करते हैं कि मैं एंटी वॉर हूं, लेकिन अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को छोटे पीरियड के लिए और स्मॉल ऑपरेशंस के लिए यूज बहुत करते हैं। यहाँ पे उनको सरप्राइज ये हुआ कि वो 4 दिन 5 दिन जिस जंग को समझ रहे थे कि उसमें मेरे मिलिट्री अहदाफ हासिल हो जाएंगे, और मैं जिस तरीके से नॉट लाइक वेनेजुएला बट उसी तरीके से वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 72 आवर्स मैक्सिमम उसके अंदर ऑब्जेक्टिव हासिल किया, जब वो नहीं हुआ तो फिर उनका जो ऊडा लूप है कह लें या जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी स्ट्रे हो गई जी, अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मिलिट्री, अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटेलिजेंस, अगेंस्ट द रिकमेंडेशन कह लें या मशवरे जो उनको फील्ड मार्शल साहब ने लंच पे दिए थे। मशवरे से मतलब ये थे कि उन्होंने फील्ड मार्शल साहब ने उनको बड़ा क्लियरली कहा था कि नेवर गेट इन्वॉल्व इन ईरान, ईरान के मामलात से आपने दूर रहना है, इसको बायलैटरल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक तरीके से इन मामलात को हल करें, ये जो आप JCPOA से बाहर किए हैं। बट एनीवेज, तो वो जब हासिल नहीं हुए तो फिर थोड़े से सरप्राइज, अब वो उन्होंने जब मिलिट्री से वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके तो उन्होंने पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहिए डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर थी कि यहां पर मैं उसकी क्वर्जन करूंगा और ये वो, और वो उनको जितनी उनकी चाहत है न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में, फिर दो चीजों ने और जन्म ले लिया वॉर के अंदर। एक हुर्मुज़ आ गया और लबनान को बड़े टेक्टफुली स्ट्रेटेजिकली डवटेल कर दिया ईरान ने अपने डायलॉग्स के साथ, ताकि लीवरेज हासिल कर सके एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी कॉन्टेक्स्ट में। ये दो नई चीजें आ गई। तो वो जो मिलिट्री उनको अहदाफ ट्रंप साहब को नहीं दे सकी, वो जब डायलॉग के जरिए भी नहीं हासिल कर सके, तो उनके लिए इस मिलिट्री क्वर्जन का या इस एप्लीकेशन का एक दफा फिर सही कंट्रोल्ड एप्लीकेशन मैं इसको कहूंगा, ये फुल फ्लैज अभी वॉर की तरफ अभी नहीं गई, हाँ जा सकती है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, फ्रेजाइल जरूर है। एक आध ऐसा इवेंट हो गया कि अगर अमेरिका का कोई ऐसा टारगेट हिट हो गया, उनका मिलिट्री टारगेट समुंदर के बीच में, या कोई और क्रिटिकल टारगेट हिट हो गया, तो फिर ये फुल स्केल पे बिल्कुल चली जाएगी एस्केलेशन, फिर दोबारा वापस उसी फुल स्केल पर जंग जा सकती है अगर किसी आर्म स्ट्रेटेजिक एसेट को हिट किया गया है। अहमद अल अरबी साहब, एक तो ईरान रिवायती जगहों को छोड़ के, अब मैं बता रहा हूँ, जॉर्डन और कुवैत और बहरीन को टारगेट किया, वहाँ जो बेसिस थी। दूसरा, जनसा फरमा रहे हैं कि ये कोई स्ट्रेटेजिक एसेट हिट होता है तो ये फुल स्केल पे जा सकती है। ईरान, ये अमेरिका तो कह रहा है कि हम मुज़ाकरात अभी भी कर रहे हैं। ईरान का जो इरना है वो बता रहा है कि IRGC टू कंटिन्यू रिस्पॉन्स टू US एग्रेशन, उनके कागजों में उनका जो रिस्पॉन्स है वो बंद नहीं हुआ। क्या मुराद ली जाए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जन साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको उनको बड़े डिटेल में उसका एनालिसिस किया है, विच बेसिकली कवर्स जो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इस वक्त इसको सराउंड कर रही हैं, जो रिसेंट इवेंट हुआ है। देयर इज नो डाउट कि मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी चीज, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनकी भी लेयर्स हैं। एक कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होती है, उसके पीछे एक और उसके पीछे एक और उसी तरह स्पॉयलर्स की भी एक लेयर है। एक स्पॉयलर की लेयर खत्म होती है, उसके पीछे एक और उसके पीछे एक और। उसके साथ साथ अभी जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है कि ये एक लार्ज स्केल वॉर बन सके। लेकिन इसकी बैकग्राउंड के अंदर इस वक्त जो इंडिकेशंस आ रही हैं, फॉर इंस्टेंस कि जो सारा ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ वो अपाची हेलीकॉप्टर वाले वाकये से हुआ। अब उस अपाची हेलीकॉप्टर के बाद अभी अब से 2 घंटे पहले एयर स्पेस फोर्सेस मैगजीन जो है US का, उसका ये कहना है कि अमेरिकन जो पेंटागन है उसके एनालिस्ट का कंसेंसस है इस बात पे कि हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल अटैक हो। पीट हेक्सेट, जो कि काफी ज्यादा जो है एग्रेसिव समझे जाते हैं सारे कॉन्टेक्स्ट में, उनकी ट्वीट अगर आप पढ़ें तो उसमें भी वो ये कह रहे हैं वी वर कंपेल्ड टू अटैक और रिस्पॉन्ड। और उसके बाद अगर आप इरानियन फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल फायर हो सकता है, प्लेन एक्सीडेंट हो सकता है, और प्रॉक्सिमिटी जो है जहाज, क्योंकि फोर्सेस मौजूद हैं तो इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। सो एक पॉजिटिव साइन इसमें ये है कि दोनों तरफ से जो रेटरिक है, जो कि बड़ा शार्प नजर आया हमें पिछले 1-2 माह के अंदर, वो रेटरिक जो है उसकी शार्पनेस थोड़ी सी
कम हुई है रिलेटिवली, क्योंकि दोनों को आई बिलीव के एक एग्जिट जो ऑफ रैंप है वो चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक स्पॉइलर अलर्ट की है इसराइल की, क्योंकि रिमोट वॉरफेयर में आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें अटैच हो जाती हैं। आपको नहीं पता जो ड्रोन हिट कर रहा है उसका रिमोट तेहरान में या तल अवीव के अंदर है। सो इस एंगल के ऊपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। इसी वजह से 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट है कि बीबी यू बेटर बी केयरफुल और यू विल बी फाइटिंग द वॉर अलोन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं वो उसने खुद भी, नेतन्याहू ने खुद भी एक जगह खिताब में ये बात की हुई है कि हो सकता है हमें अकेले ये जंग जारी रखनी पड़े। ये बात आपकी ठीक है। जनरल साहब, मैं जरा स्ट्रेटेजिक वैल्यू समझना चाह रहा हूँ। ये अल सालिम कुवैत बेस है, मेरे ख्याल हेलीकॉप्टर्स की है। फिर अहमद अल जबेर ये कुवैत की है, एयरबेस है। शेख ईसा एयरबेस है बहरीन की। और इन्होंने IRGC ने खुद दावा किया, वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने अल अजरक एयरबेस जो जॉर्डन में है और 5th फ्लीट है USA का वहाँ पे, और ये उनकी शाही फोर्स का भी एयरबेस है। इन जगहों को टारगेट करके तो ईरान ने तो वो बात पूरी कर दी जो कह रहे थे हम नए अहदाफ को टारगेट करेंगे। एक दूसरा, ये नए अहदाफ का तयन करके वहाँ हमला करना और इन जगहों की अहमियत, ये क्या है? देखिए जामी साहब, बड़ा केयरफुली और कैलिब्रेटेड रिस्पांस जनरेट कर रहा है ईरान। वो एक एस्केलेशन को ज्यादा फैलाना भी नहीं चाहता, एस्केलेशन का कंट्रोल अपने पास रखना चाह रहा है। और लाइकली ऐसी कंट्रीज के खिलाफ उसने एक्शन लिया है जिसका उसको यकीन है या उसको कॉन्फिडेंस है कि वो उतना रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं करेंगी। दे आर नॉट टेकिंग रिस्क विद सऊदी अरेबिया, कतर। ठीक है, उनका रोल भी थोड़ा सा बेहतर है, कदरे बेहतर है। UAE को भी उन्होंने कंट्रोल तरीके से किया, लेकिन एक ऑल आउट या उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं जनरेट। दे एग्जैक्टली नो कि कुवैत के खिलाफ अगर हम करेंगे तो शायद ऐसा रिस्पॉन्स वहां से आगे से अगेंस्ट ईरान जनरेट ना हो। बहरीन का हमें सबको पता है कितनी उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है। वो इनको एंटेगनाइज भी नहीं करना चाहता सारे GCC को, और इसका दायरा कार फैलाना भी नहीं चाहता। वो जैसे अहमद फरमा रहे हैं कि एक इंटैक्ट अभी तक जो बातचीत है वो भी जारी है। ऐसा नहीं है कि डायलॉग खत्म, जरा लैंग्वेज चेंज हुई है। लैंग्वेज ऑफ डायलॉग जो है वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के बजाय थोड़ा सा वेपन्स उसमें ऐड हुए हैं, फायर ऐड हुआ है, बट इट्स नॉट ऑल आउट ऑफ वॉर। उसकी दूसरी वजह यह है कि अगर ये वॉर की तरफ जाते या एनेलेशन या ईरान को ज्यादा ऑल आउट नुकसान पहुंचाना था, दे कुड हैव स्टार्टेड अ न्यू ऑपरेशन। जैसे देखिए ना, एपिक फ्यूरी नाम रखा गया उस ऑपरेशन का। इन ऑपरेशंस के बारे में इसी तरीके से वो नाम रख के और इसको एक फुल स्केल 48 to 72 आवर्स की पनिशमेंट वाले मोड में जाते ईरान के खिलाफ। लेकिन ये स्लो, इसको बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप और हैशटैग तो बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बड़े रेटोरिक, वो उनका स्टाइल बन गया है और उसको उसी तरीके से देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सेंटकॉम की क्या स्टेटमेंट आई है। सेंटकॉम लिखता है कि दीज आर डिफेंसिव फायर्स, जहां से हमें खतरा लाहक हो रहा है या जहां से हमारे खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं, तो ये हम डिफेंसिव मनूवर, इट इज नॉट एन ऑफेंसिव मनूवर। तो इसलिए अभी तक फुल स्केल, अच्छा ईरान भी इसको फुल स्केल की तरफ ले जाना नहीं चाहता। वो बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पांस, तो वो उतना ही एस्केलेशन लैडर पे ऊपर जाना चाहते हैं जिसका रिस्पांस अगले एस्केलेशन लैडर पे ऊपर ना चला जाए, 2 नॉच या 1 नॉच अप ना चला जाए अमेरिका की तरफ से, क्योंकि फिर इनको उधर ही मैच करना पड़ेगा। IRG और करेगी कोई एक्शन तो उसको अमेरिकन रिस्पॉन्ड करेंगे, अमेरिकन जो भी एक्शन करेंगे, मिलिट्री अपनी बातचीत करती रहेगी, डिप्लोमेसी भी साथ साथ चलती रहेगी। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, क्विकली इफ आई मे से, जब कतर में रिस्पांस हुआ था 12 दिन की जंग का, तो हम यही कमेंट्री करते कि अब कतर बड़ा सीरियस लेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। और उसी 2-4 घंटे के बाद हमने देखा जी सीज फायर भी हो गया और वो जंग खत्म भी हो गई। इसका मतलब है कि दोनों प्रॉन्ग जो हैं वो काम कर रहे हैं। जरा लैंग्वेज चेंज हुई है, बट अभी तक इट इज इन अंडर कंट्रोल है। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जो ट्रिगर करके इसको ऊपर ले जा सकता है, फिर नुकसान ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने भी हुर्मुज़ को बंद रखा हुआ है, वही जो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट है, दैट इज देयर मेन प्रेशर पॉइंट। अच्छा, उसी को लेकर। अच्छा अहमद अल अरबी साहब, हमने रिसेंटली देखा कि कतर ने भी कोशिश की वेडनेसडे की, लेकिन ईरान की हुकूमत बता रही है कि वो बराह रास्त अमेरिका के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। ये उसका तासुर ये है कि एज ए ईरान अभी भी कायल है कि अगर कोई सालिस होगा तो पाकिस्तान होगा, किसी और की सालिसी में हम बातचीत को तैयार नहीं। इन डेवलपमेंट्स के बाद भी आपको लगता है कि पाकिस्तान की सालिसी इन एक्शन है और उसके बाद अब भी किसी डील की जानिब जाया जाना मुमकिन होगा?
जी मैं वही अर्ज कह रहा हूँ कि लास्ट हमारे जो प्रोग्राम्स जामिर भाई आपके साथ भी हुए हैं तो इसमें काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान सालसी करवा क्यों रहा है। जब ये देखना है कि सालसी कहाँ पे पहुंची हुई है, किस तरीके, उसके दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक तो सीज फायर जो है वो पाकिस्तान ने ब्रोकर करवा के दिया और दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स इस बात पे एग्री करते हैं। दूसरा, दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स ये बात करते हैं कि सोल मीडिएटर पाकिस्तान है और पाकिस्तान का रोल एंकर्ड है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के अंदर। अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान में कोई रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंटर इसके दरमियान में जो है एज अ ब्रिज पाकिस्तान का किरदार है। दुनिया के जो पोल्स हैं उनको पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। अगर सऊदीया ईरान के दरमियान में कोई रिफ्ट है तो पाकिस्तान के दोनों का कंसेंट, बोथ आर सेंसिटिव अबाउट पाकिस्तान। ईरान और अमेरिका का अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं। सो पाकिस्तान का जो रोल है वो सीजनल नहीं है, वो पाकिस्तान का रोल एंकर्ड है जियोपॉलिटिकल सिस्टम के साथ और इंटरनेशनल इंट्रिकेसीज और रियलिटीज के साथ। इसी वजह से पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, कन्वेंशनल मीडिएटर भी नहीं है, पाकिस्तान इज मीडिएटर प्लस। सो इस सारी सिचुएशन में अभी ये जो बात चल रही है, देखें जो मीडिएशन है उसका स्कोप सिर्फ अमेरिका ईरान की वॉर तक महदूद नहीं है। मीडिएशन का स्कोप मिडिल ईस्ट के अंदर री इमेजिनिंग ऑफ द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो ईरान कहता है मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए और अमेरिका भी अगर टेबल पे आता है तो ये जान के आता है कि ईरान सस्टेनेबल पीस की बात कर रहा है। सस्टेनेबल पीस वो है कि दोबारा ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, अमेरिका की तरफ से भी नहीं होगा और बाकी जो मिसक्रिएंट्स हैं या स्पॉयलर्स हैं उनकी तरफ से भी नहीं होगा। सो इस सारी सिचुएशन में ये प्रोसेस लंबा है, ये प्रोसेस लेंथी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन ये प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही अल्लाह करे जितना आपसे एक महीना पहले था। और जो सीज फायर पाकिस्तान ने ब्रोकर करवा के दिया था, अल्लाह के फजल से जितनी देर जंग रही उससे लंबा सीज फायर चलता आ रहा है। ये छोटी मोटी स्कर्मिशेस हैं, इनमें यस कैपेसिटी है डिसरप्ट करने की लाइक अ स्पीड ब्रेकर, लेकिन ये पूरे प्रोसेस को डीरेल कर दें जो कि री इमेजिनिंग ऑफ द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ मिडिल ईस्ट है, मेरा ख्याल है वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी अभी इन स्कर्मिशेस में नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जनाब अहमद अल-अरबी साहब, जनरल ज़ाहिद महमूद साहब, आप दोनों के वक्त का। आप ज़रा जंग से, इसके मुस्तकबिल से, इसके असरात से हट के ज़रा जो अवामुन्नास पे बजट की फयूज़ बरक़ात आने वाले हैं उसका जिक्र भी करते हैं कि टैक्स कितना लगना है, रिलीफ कितना मिलना है, इकनॉमिक सर्वे में कितनी हकीकत दिखाई गई है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अर्ज़ किया था बजट आ रहा है, उससे पहले एक इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया आज वज़ीर ख़जाना की जानिब से। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वज़रा भी मौजूद थे, एक्सपर्ट्स भी, बड़े तल्ख सवाल भी उनकी खिदमत पेश किए गए। जो मुल्क की मजमूई मईशत है उसकी एक तस्वीर उन्होंने पेश करने की कोशिश की और ऑब्वियसली उसे मुस्बत अंदाज में पेश करने की कोशिश की। हक़ाइक़ अलबत्ता तल्ख हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 7 करोड़ 28 लाख अफराद गुरबत से नीचे हैं, जिनकी आमदन सिर्फ 8,500 रुपये उससे भी कम है। गुरबत में बताया जा रहा है 29% इजाफा हुआ है, हालांकि इससे बरख सूरत हाल से कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ है। बताया गया कि मुआशी तरक्की की शरह जो है वो 3.7% रही और तवक्को थी अलबत्ता कि ये 4% से ज़ायद रहेगी, ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तानी मेशत का हजम अलबत्ता 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है। दीगर सेक्टर्स की डिटेल उन्होंने बताई। एक ऑब्वियस रीज़न अमेरिका ईरान जंग भी है, लेकिन उस सब के बावजूद जो सर्वे है ये कितना हकीकत पसंदाना है और बजट में क्या रिलीफ मिल सकता है, इस मामले बात करने के लिए हमने जहमत दी है। डॉक्टर खाकान नजीर साहब वेरी कम्पिटेंट वॉइस इकॉनमी के ऊपर हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करते हैं, एक बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। सर, मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस इकनॉमिक सर्वे से एक आम बंदे को क्या समझ आनी चाहिए, पहले ये तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानी साहब, गुड टू सी यू। Let's start on a lighter note and let's start with a number जिससे समझ आ जाएगी अथॉरिटीज को भी और लोगों को भी कि what is the Pakistan's economy in one word। प्लीज। इस 370 पेज के सर्वे में 102 दफा एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है और उसका नाम है स्टेबिलिटी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा इस वक्त का फ्रेमवर्क है, ये जो बिल्डिंग है, ये स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। सो पाकिस्तानी कौम को ये समझना चाहिए कि ये एक सफर है 2023 में IMF के साथ शुरू किया था, ये वही सफर चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हैवी टैक्सेशन लगाकर मालियाती खसारे को संभाल लिया गया है। सो दैट्स व्हाट द सर्वे सेज। ये बिल्कुल ठीक बात है, पर ये नहीं बताएं साथ कि जो 54% मैन्युफैक्चरिंग पे और पर्सनल इनकम टैक्स 38% है, नंबर ऑफ अदर टैक्सेस, एडवांस, विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव, दिस इज हाउ मालियाती खसारा जो है वो संभल गया। इसी तरह जो पाकिस्तान की बैरूनी खसारा है विद कर्टेलिंग इंपोर्ट्स, नॉट
स्ट्रक्चरली चेंजिंग एक्सपोर्ट बास्केट। एक्सपोर्ट्स आज भी 8% ऑफ जीडीपी हैं और आज से चंद साल पहले भी यहीं पर खड़ी हुई थी। रेमिटेंसेस जरूर बढ़ी हैं बिकॉज पाकिस्तान ने एक पीआरआई बड़े अरसे से चलाया और पिछले 4-5 साल में बहुत लोग बाहर गए हैं। दैट काइंड ऑफ शोज कि यू वर नॉट क्रिएटिंग जॉब्स इन द इकोनॉमी, सो लोग बाहर गए। तीसरी चीज, टैक्स टारगेट पिछले साल भी 1000 अरब से मिस हुआ था, सर्वे आज भी कहता है 1000 अरब से मिस हो रहा है। एफडीआई इज डाउन अबाउट 31% दिस ईयर। सो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अच्छा, जो 3.7 ग्रोथ है, ये आपने अच्छा किया जिक्र किया। सो द टारगेट वाज 4.2। जी, एग्जैक्टली। चलें, आप मिडिल ईस्ट और उसकी बात कर सकते हैं, बट लेट्स लुक एट इट इन डिटेल, राइट। ये वो ग्रोथ है कि पिछले 4 साल में। सो जामी साहब, अब ये क्या फर्क है कि अथॉरिटीज, या मैं भी कह रहा हूं यार मैक्रो स्टेबिलिटी है, बट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इवन द अथॉरिटीज देमसेल्फ से कि इसके सम्राट लोगों पर इस स्टेबिलिटी के भी क्यों नहीं पहुंच रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2023 से लेकर अब तक 2.25% की ग्रोथ हुई है ऑन दी एवरेज। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 1 से 1.5 मिलियन नौकरियां निकली हैं और 2.5 मिलियन हर साल एंटर किया है। सो पीपल हैव बिकम जॉबलेस। द सर्वे टेल्स यू कि अनएम्प्लॉयमेंट 6.3% थी, इस साल 7.1% हो गई है। दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स। सो कहां हमने स्टेबिलिटी की नंबर्स देखे, पावर्टी 28.9% पे चली गई है, वो भी बढ़ी है। So the survey presents a picture of a stabilizing economy under an IMF engagement, पर उस इकोनॉमी की इन्वेस्टेबिलिटी कमजोर हुई है। 2018 में 17% इन्वेस्ट कर रहे थे हम अपने इकोनॉमी के हुजम का। हम अपनी कई दिहाइयों की लोएस्ट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी को हिट किया है हमने इस साल। सर्वे ने ही हमें बताया, जो कि 14.38% है। पिछले साल ये 14.42% थी, तो पिछले साल से भी नीचे चली गई है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा प्रैग्मेटिक आपका एनालिसिस है, बट मसला ये है कि इन चीज़ों को इस तरह से अवाम समझने को तैयार नहीं। फॉर इंस्टेंस, शोबा ज़राअत टारगेट था 4.5% का, हासिल हुआ 2.8%। यानी आप जो काश्तकार है, गंदम का हो, आलू का हो, कपास, गन्ने का, उससे पूछो उसकी हालत ज़ार क्या है। लाइव स्टॉक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट शोबा, टारगेट था 4.2 का, हासिल हमने किया 3.7 का। इंडस्ट्रीज़ में 4.3 का टारगेट था, हासिल हुआ 3.5 का। रियल एस्टेट एक ज़माने में बड़ा ऊपर था, ये भी नीचे गया है। और निजकारी का शोबा अगर हम देखें, उसमें भी डाउनफॉल है। तो जब अहम तरीन जो मुल्क के शोबा जात हैं उसमें इतनी ड्रास्टिक डिक्लाइन आएगी, तो ये जो बेरोज़गारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ख़त गुर्बत से नीचे जो लोग जिक्र कर रहे हैं, या बाहर जाने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली असेंबली में बताया गया कि 10,000 से ज़ायद बच्चे यूके गए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, वहाँ पे पनाह ले ली। सो दे गॉट नथिंग हेयर। रोज़गार का मसला हल नहीं हो रहा, इसलिए दे आर फोर्स्ड टू लीव। लेकिन ये जिन शोबों में इतना डिक्लाइन आया है, ये क्या महज ईरान अमेरिका जंग की वजह या हमारे अपने कारनामे हैं? क्योंकि हमने किसान को दिया क्या है? तो आपने बड़ा जबरदस्त ये सवाल सामने रखा है। अब हुआ क्या, अब ज़राअत में जरा डीपर जाइए। हमारी तकरीबन जो 2026 की क्रॉप्स की आउटपुट है, एग्जैक्ट देख लेते हैं। वीट 28.4 मिलियन थी पिछले साल, इस साल 29.6 है, यानी कि 4% बढ़ी है। राइस 2% बढ़ी है, मेज 2% कम हुई है, शुगर केन 6% बढ़ी है, कॉटन 7 मिलियन बेल्स है, 12 साल पहले 14 मिलियन बेल्स पे थी। अब ये ग्रोथ 2.89% है। यू नो वेयर दैट्स कमिंग फ्रॉम। इसीलिए मैं कहता हूं कि यू नो वी हैव टू बी ऑनेस्ट। ये जो सर्वे हम प्रेजेंट करते हैं, इसकी डेप्थ में नहीं ना जाएंगी अथॉरिटीज, तो लोग उस पर एतमाद उस तरह नहीं कर पाएंगे जिस तरह हम चाहते हैं कि करें। लाइव स्टॉक इज 60% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक। जामी साहब, गधे, घोड़े, गाय, भैंसे, उसमें हमने कह दिया कि वो तो 3.25% की ग्रोथ हुई है। मतलब चूंकि सर्वे लिखता रहा हूं ना, तो बता सकता हूं कि ये एक बैलेंसिंग आउटकम होता है। हम जाके गधे, घोड़े। डॉक्टर साहब, I'm really sorry to intervene. I'm really sorry to intervene. Again, you started with a lighter note, so I had to do the same. गधे घोड़े की आप बात करते हैं, एक ही शोबा मुझे नजर आ रहा है पूरे सर्वे में, डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं जहाँ पे ग्रोथ हुई है, एंड दैट इज गधों की तादाद में मुल्क में इजाफा होता है हर साल। माशाल्लाह, इस दफा भी इजाफा हुआ सर। सो 4.25% हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का इजाफा जो 4.25% है वो लाइव स्टॉक से आ रहा है। लाइव स्टॉक 60% है। क्रॉप्स हैव जस्ट इंप्रूव्ड बाय 1.4%। सो लाइवलीहुड इन क्रॉप्स वेयर 40% लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के 60% आबादी रहती है,
have felt कि they have not really done well, और ये हैं वो मुहर्रिकात के लोगों ने क्या फील किया। अब इस सारी स्टेबिलिटी में जिसमें एक हार्ड वन प्राइस पे किया है, हमें क्या कर लेना चाहिए था? हमें ये कर लेना चाहिए था कि आईएमएफ से निगोशिएट करके एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म कर देने चाहिए थे। किसने रोका था कि हम ये कहते कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं चलाना? किसने हमें रोका था कि कहते एनर्जी सब्सिडी सूबों का काम है? किसने रोका था कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पाकिस्तान की पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, 17 सब्जेक्ट हैं, हम वफाक का हुजम कम करते? इसका काउंटर आर्गुमेंट सर्वे ने ये दिया कि जी हमने देखे ना 3 अदारे बंद किए, पास्को, पीडब्ल्यूडी और यूटिलिटी स्टोर्स, वेल डन। आई मीन जहां कोई काम हुआ है वेल डन। पीआईए को बेचा, वेल डन। बट प्रॉब्लम यह है कि 70 ऑटोनमस बॉडीज हैं जो बंद होने वाली हैं। अगर उसमें से 3 बंद होगी हैं तो ओवरऑल 300-400 ऑटोनमस बॉडीज, अगर उसमें से 3 बंद होंगी तो बात बनेगी नहीं। सो द प्रॉब्लम इज कि जो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है वो जामी साहब को तो टच इस तरह कर रही है कि जो आप 100 रुपए की चीज खरीदते थे ना 2023 में, आज आप जो चीजें खरीद लेते थे 100 रुपए से, लेट्स से जस्ट टू बी इजी, आज उसकी कुव्वत खरीद 56 रुपए रह गई। जी जी जी, यानी 100 रुपया अब 55-56 रुपए के बराबर हो चुका है, जो ये आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वन वेरी लास्ट थिंग, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो आईएमएफ है उससे कुछ जान छूटती आपको दिखाई दे रही है हमारी इन फ्यूचर? नंबर 2, इसमें जो टैक्स नेट था, टैक्स में जो कलेक्शन थी, वो हदफ हम एक दफ़ा फिर मिस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि सिर्फ 67 यानी 67 लाख लोग टैक्स देते हैं 25 करोड़ की आबादी में। इसमें कहाँ अमेरिका ने या ईरान ने आके रोका है आपको? इसमें कहाँ आईएमएफ ने आके रोका है कि टैक्स नेट ना बढ़ाएं? So let's be honest with the people of Pakistan. 35 लाख छोटा रिटेलर है पाकिस्तान में। गेस करें कि उनमें से नेट में कितना है? चंद हजार। और आज मैंने ये किया है कि मैंने ये कहा है, चलें मैं इस पे भी पैट एट द बैक देता हूं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अच्छा चलें, आकर आप 20 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, 25,000 रुपए महीना दे दें। अब आप जरा सोचें कि अगर आप 20 करोड़ की इनकम कमा रहे होते तो मैं आपका 8 करोड़ रुपया ले जाता। सो जहां तक इक्विटी का ताल्लुक है, द प्रॉब्लम इन टैक्सेशन इन पाकिस्तान इज नॉट टैक्स टू जीडीपी, इट इज फेयरनेस, इट इज द टैक्स मोरल ऑफ पीपल। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, गिव यू एन एग्जैक्ट फिगर, 10 अरब कलेक्ट होगा इस साल में। डॉक्टर हफीज पाशा ने बहुत अच्छी स्टडी किया, शेयर्ड इट। 800 अरब का पोटेंशियल है, मैं कहता हूं 500 अरब का है। इसी तरह सूबों के पास इतने सारे टैक्सेशन के मेजर्स हैं, जीएसटी ऑन सर्विसेज उनके पास है, मोटर व्हीकल उनके पास है, लैंड वैल्यू टैक्सेशन उनके पास है। हम कर नहीं पा रहे कि हम टैक्स के निजाम को इतना मसावी बना दें कि मेरा टैक्स मोराल ये कहता हो कि यार जामी भी दे रहे हैं। मुझे तो पता चला कि this is अच्छा। now what is the difference? what we want to end up with is कि एक स्टेबिलिटी का सर्वे आया, लोगों ने क्या फील किया हमने एक्सप्लेन कर दिया। स्टेबिलिटी हर सूरत में है। नाउ इज पाकिस्तान ऑप्शन टुमारो जामी साहब। आज भी 24 घंटे हैं बजट में, एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म का, टैक्स मोराल, टैक्स इंसेंटिवाइजेशन का, टैक्स प्रोडक्टिव सेक्टर्स पे कम होता हुआ, टैक्स नेट में ब्रॉडनिंग होती हुई, इक्वालिटी फेयरनेस होती हुई। परसों बजट दें, देन इट आंसर्स योर क्वेश्चन कि हम क्या वाकई आईएमएफ वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया। रिवायती बजट होगा। जी जी, वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया जनाब अदनान नजीब साहब, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपने सम अप किया। नाज़रीन, दल देखते हैं फिर क्या निकलता है बजट से, आपके लिए क्या मराहत आती हैं और कितने मजीद टैक्स आते हैं। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।